नमस्कार दोस्तों, 11 अप्रैल 2022 के डेली न्यूज एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज 5 ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। चूंकि मंडे है, संडे को ज्यादा न्यूज़ थी नहीं। हाँ, एडिटोरियल में आज आर्टिकल बहुत अच्छे अच्छे हैं, तो ध्यान से एडिटोरियल जरूर देख लीजिएगा। तो पहली न्यूज हम जो डिस्कस करेंगे वो ये है कि भाई 2+2 मीटिंग होने वाली, मतलब फॉरेन मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड यूएसए आपस में मिलने वाले। उससे पहले मोदी जी की और बाइडेन की एक वर्चुअल मीट होगी। उस वर्चुअल मीट में क्या एजेंडा होने वाला उसकी बात की गई है। फिर एनएससीएन खापलांग, जो कि एक बैंड ग्रुप है इंडिया के अंदर, इसने बोला है कि नागा ग्रुप्स को यूनाइट होना पड़ेगा किसी भी पॉलिटिकल सॉल्यूशन के लिए। इसके बारे में बात करेंगे। एरोजन और एक्रेशन से रिलेटेड डाटा निकल के आता। हमारा जो कोस्ट है, कितना इलाका एरोड हो रहा है, मतलब लैंड हट रही है, पानी अंदर आ रहा है। कितना इलाका एक्रीट कर रहा है, मतलब लैंड आगे बढ़ रही है पानी के अंदर। और कितना इलाका स्टेबल है, इसके रिस्पेक्ट में कुछ डाटा निकला है, इसकी बात करेंगे। फिर भाई लोको पायलट, मतलब जो ट्रेन का पायलट होता है, ट्रेन का पायलट अब ट्रेन को स्टार्ट करेगा ओवरऑल गार्ड का सिग्नल मिलने के बाद। तो जो रिसेंटली रूल चेंजेस हुए हैं, स्टेशन मास्टर का क्या रोल है, गार्ड का क्या रोल है, लोको पायलट का क्या रोल है, इस रिस्पेक्ट में एक व्यू पॉइंट है, एक न्यूज है, इसको देखेंगे। फिर शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनेंगे पाकिस्तान के। ये पहले पंजाब प्रोविंस के हेड रह चुके हैं, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो ओवरऑल ये न्यूज़ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वर्ड ऑफ द डे देख रहे तो वो है फैलेशियस, बेस्ड ऑन अ फॉल्स आइडिया, इनकरेक्ट रॉन्ग, मतलब कुछ गलत। एक ऐसा आइडिया जो बहुत डिसेप्टिवली फॉल्स हो, ठीक है ना। गलत चीज बिल्कुल ही डिसेप्टिवली फॉल्स आइडिया, एक मिसकंसेप्शन, फॉल्स बिलीफ, ये मतलब होता है फैलेशियस का। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर लाइक का बटन, दोस्तों चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। दोनों ही चीजों का लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप में आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ लेक्चर को शेयर करना दोस्तों, ओके। और इफ पॉसिबल फॉर यू क्लिक द ज्वाइन बटन। तो भाई नरेंद्र मोदी और यूएस प्रेसिडेंट जोसेफ बाइडेन ये मिलके एक वर्चुअल मीट करेंगे। कब? ये जो 2+2 फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग होने वाली है, इससे पहले, ताकि बायलेटरल रिलेशंस को डिस्कस किया जा सके। और ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे यूएस अपना एजेंडा चलाने की कोशिश करेगा। जो बाइडेन ने पहले बोल दिया है कि ये जो यूक्रेन के अगेंस्ट रशिया ब्रूटल वॉर कर रहा है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ओवरऑल इंडिया ने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला। इंडिया तो ऑब्वियस सी बात है यूक्रेन रशिया के इशू में ज्यादा नहीं बोलता, लेकिन यूएस इसको सीधे सीधे प्रायोरिटी देने वाला है। फिर बायलेटरल कॉपरेशन के ऊपर बात होगी। फिर साउथ एशिया में क्या होगा, इसके ऊपर व्यूज डेवलप किए जाएंगे। इंडो पैसिफिक में क्या हो रहा है, म्यूचुअल इंटरेस्ट के ग्लोबल इश्यूज के ऊपर क्या बातचीत हो रही है। और इस समय पे काफी कुछ हो रहा है ग्लोबली दोस्तों। अगर आप देखो तो पाकिस्तान के अंदर कितनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इमरान खान की सरकार हट चुकी है। श्रीलंका के अंदर खतरनाक प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उनकी इकोनॉमी प्रॉब्लम में आ रही, तो बहुत कुछ हो रहा है इस समय पे। और यूक्रेन वॉर तो आप देख ही रहे हो। तो ये सब कहीं ना कहीं बातचीत में होने वाला है। अब यूएस यहाँ पे यूक्रेन वॉर के ऊपर फोकस करेगा, लेकिन इंडिया को और भी चीजें बात करनी है। अच्छा, व्हाइट हाउस ने ये बोला है कि भाई हम कोविड-19 पैंडेमिक की बात करेंगे, क्लाइमेट चेंज की बात करेंगे, ग्लोबल इकोनॉमी की, अपहोल्डिंग अ फ्री ओपन रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर टू बोस्टर सिक्योरिटी, डेमोक्रेसी एंड प्रॉस्पेरिटी इंडो पैसिफिक, इन सब चीजों के बारे में यहाँ पे बात होगी। बाइडेन पहले बोल चुके हैं कि भाई इंडिया का रिस्पॉन्स शेकी है यूक्रेन क्राइसिस को लेके। डेप्यूटी नेशनल एडवाइजर जो यूएसए के हैं दलीप सिंह, इंडिया को धमकी दे चुके हैं। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी कि अगर तुमने रूपी रूबल मैकेनिज्म के थ्रू यूएस सैंक्शंस को स्किप करने की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। हालांकि बाकी यूएस ऑफिशियल्स ने बोला है कि धमकी नहीं थी, आप ये मत समझिए कि धमकी है, आप हमारे की एलाई हो। फिर अगर आप देखो तो यूएस और ईयू सैंक्शन सपोर्ट करो आप रशिया के अगेंस्ट, ऐसा यूएसए बोल रहा है इंडिया को। ये जो यूएन में हम रेजोल्यूशंस लेके आते, इनको सपोर्ट करो, ना कि इनसे एब्सटेन करो। इंडिया साफ साफ कह चुका है कि हम पीस की तरफ हैं, डिप्लोमेसी और डायलॉग से चीजें सॉर्ट आउट करो, ज्यादा तुम ये सैंक्शंस लगा के कुछ खास कर पाओगे नहीं, ठीक है ना। तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे निकल के आ रही हैं। लेट्स सी क्या बातचीत होती है बाइडेन और मोदी जी की वर्चुअल मीट में। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में न्यूज आपको काम आएगी। फिर शहबाज शरीफ को नॉमिनेट कर दिया गया पाकिस्तान की पीएम पोस्ट के लिए। तो आपको पता है अच्छा खासा ड्रामा हुआ पाकिस्तान के अंदर। मैंने एक वीडियो बनाई है जहां पे मैंने आपको बताया है कि रात को इमरान खान ने कोशिश की जनरल बाजवा को उनकी कुर्सी से हटाने की। जनरल बाजवा और अंजुम जो कि आईएसआई चीफ है, ये दोनों ही इमरान खान से उनके घर पे मिलने पहुंचे। डिफेंस मिनिस्ट्री ने स्टेटमेंट इशू करने से मना कर दिया कि हम बाजवा को हटाएंगे नहीं। इस्लामाबाद की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की रात में आ गई मीटिंग करने के लिए कि भैया इमरान खान फिर से कोई कांड यहाँ पे ना कर दे। तो पाकिस्तान में अच्छा खासा पॉलिटिकल ड्रामा हुआ। अभी के लिए इमरान खान हट चुके हैं, आर्मी उसी पोजीशन में है। तो पाकिस्तान के अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने अपने आप को नॉमिनेट कर लिया है पीएम की पोस्ट के लिए। अब इमरान खान की जो पार्टी है तहरीक इंसाफ,
ये इनको फिर से अपोजिशन कर रही है। तहरीक इंसाफ के जितने भी यहाँ पे लॉ मेकर्स हैं, एमपीज है, वो बोल रहे हैं कि हम इसको रूल नहीं करने देंगे, हम पाकिस्तान की पार्लियामेंट से बाहर निकल जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शाह महमूद कुरैशी को अपना कैंडिडेट चुना है पाकिस्तान के पीएम की पोस्ट के लिए। और यहाँ पे तहरीक इंसाफ बोल रहा है कि हम नेशनल मूवमेंट लॉन्च करेंगे, हम शहबाज शरीफ को पीएम नहीं बनने देंगे। शहबाज शरीफ ये पंजाब जो प्रोविंस है ना पाकिस्तान की, इसके चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं 3 बार। अच्छा, शहबाज शरीफ का नाम इसलिए भी खराब है क्योंकि 2019 में जो पाकिस्तान का नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है, उसने शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शरीफ को अरेस्ट किया था एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में। तो इनके ऊपर करप्शन वगैरह के भी इल्जाम लगे हुए हैं। और बात यहाँ पे ये है कि शहबाज शरीफ के लिए रूल करना आसान नहीं है भाई। ये जो आपकी पाकिस्तान की पार्लियामेंट थी, इसमें से जैसे तैसे करके मेजॉरिटी ला के नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कराया है। उस अपोजिशन को स्ट्रांग करने में हर प्रकार की जो पार्टी है पाकिस्तान के अंदर, वो यहाँ पे यूनाइट हो गई है। रिलीजन के बेसिस पे, आइडियोलॉजी के बेसिस पे, लिबरल पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, इस सब ने मिलकर कॉलिशन बनाया है पाकिस्तान के पीएम को हटाने के लिए। अब इमरान खान तो हट चुके हैं, अब इस कोalition के ऊपर एक प्रधानमंत्री बैठ के अपना डेली मर्रा का काम कर सके, ये अपने आप में बहुत मुश्किल होने वाला है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए सरकार, वो भी कोalition की सरकार चलाना, गठबंधन की सरकार चलाना भाई बहुत टेढ़ी कीर है। एक एक एमपी की इच्छाओं को पूरा करना पड़ता है। लेट्स सी शहबाज शरीफ यहाँ क्या कर पाते हैं। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल न्यूज में ये चीज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है, रेलवेज अमेंड रूल्स ऑन स्टार्टिंग ट्रेन टू इंश्योर सेफ्टी। देखिए जो जनरल रूल्स है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को, इसको अमेंड किया गया है और अब लोकोमोटर पायलट को मैंडेटरी कर दिया गया है कि जब तक जो स्टेशन गार्ड है उसका क्लियरेंस नहीं आता, तब तक आप ट्रेन को स्टार्ट भी नहीं करोगे। चलाना तो दूर की बात है, पहले क्या नियम था कि भाई ट्रेन को चलाना है, आप स्टार्ट कर सकते हो, जैसे ही ग्रीन लाइट होगी ट्रेन चला दो आप, ठीक है ना, लीवर दबा दो, जो भी बटन है उसको दबा दो, ट्रेन चलने लगेगी। लेकिन अगर आप ट्रेन स्टार्ट भी करोगे तो भाई अब आपको पहले स्टेशन गार्ड की क्लियरेंस चाहिए। इसके लिए क्लॉज 4.35 ऑफ स्टार्टिंग द ट्रेन्स ऑफ द इंडियन रेलवेज ओपन लाइन जनरल फर्स्ट अमेंडमेंट रूल्स 2022 लाए गए हैं एक गैजेट नोटिफिकेशन के थ्रू। तो भैया एक लोको पायलट ट्रेन स्टार्ट नहीं कर सकता स्टेशन गार्ड की परमिशन के बिना। स्टेशन गार्ड किससे परमिशन लेगा? सिग्नल देने से पहले स्टेशन मास्टर से परमिशन लेगा। फिर ट्रेन को स्टार्ट करने से पहले जो लोको पायलट है उसको अपने आप को सेटिस्फाई करना है कि भाई सारे फिक्स सिग्नल्स पॉजिटिव हैं कि नहीं है, हैंड सिग्नल्स उसको मिल गए हैं कि नहीं मिल गए, आगे कोई विजिबल ऑब्स्ट्रक्शंस तो नहीं है, और सारी चीजें क्लियर हैं, तभी आप ओवरऑल आगे बढ़ सकते हो। प्रॉपर वायरलेस कम्युनिकेशन आ गए हैं क्या कि नहीं उसके पास, कि हाँ भाई तुम ट्रेन स्टार्ट कर सकते हो, नहीं स्टार्ट कर सकते हो। तो जब ये सारी आपके लोग कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी, तभी एक लोको पायलट ट्रेन को यहाँ पे स्टार्ट करेगा। ओके, जो स्टेशन मास्टर है वो अपनी क्लियरेंस देने से पहले देखेगा कि भाई वाटरिंग, लोडिंग, अनलोडिंग, क्लीनिंग वगैरह हो गई है ट्रेन की, नहीं हो गई है। जो कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन है, जैसे कि कोई छत पे तो नहीं बैठा है, कोई फुटबोर्ड पे तो नहीं बैठा है, कोई कपलिंग पे तो नहीं बैठा है, ओवरऑल कंपार्टमेंट के फुटबोर्ड पे, कपलिंग पे, रूफ पे बैठ के लोग ट्रेवल करते हैं, तो यहाँ पे रेलवे पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स की मदद ले सकती है, ट्रेन अथॉरिटीज वहां से लोगों को उतारने के लिए। क्योंकि रिसेंटली ईएमयू एक्सीडेंट हुआ था सेंट थॉमस माउंट चेन्नई में, 5 लोग फुटबोर्ड पे बैठ के चल रहे थे, सामने से जो ट्रैक था वो बाहर की तरफ निकला हुआ था, लड़ गए, यहाँ पे मर गए। तो सबअर्बन ट्रेन्स में ट्रेन के ट्रैक के पास जो कंक्रीट के स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, वहां पे सबअर्बन ट्रेन की स्पीड धीमी होनी चाहिए। ऐसे भी कुछ नियम कानून रेलवे द्वारा निकाले गए हैं। अगर आप देखो तो ये फुटबोर्ड्स है, इस पे अक्सर कर आपको लोग बैठे हुए दिखेंगे। ओके, अब इंडिया में आबादी ज्यादा है भाई, ट्रेनों में जगह होती नहीं है, तो लोग फुटबोर्ड में आके बैठ जाते हैं। कई लोग तो फुटबोर्ड पे बैठे बैठे सो जाते हैं भाई, गिर जाते हैं, ऐसे भी इंसिडेंट सुनने को मिलते हैं। फिर ये छत है, छत पे ट्रेन लोग इस तरीके से बैठते हैं, जो 2 ट्रेन के डब्बे को जोड़ने वाली कपलिंग होती है, यहाँ पे भी कुछ लोग बैठ के ट्रेवल करते हैं। इन जगहों पे बैठना बिल्कुल मना है। स्टेशन मास्टर जो भी गार्ड है वो ओवरऑल इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का इस्तेमाल करके जबरदस्ती लोगों को यहाँ से हटा सकता है। जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज में न्यूज काम आएगी। फिर अगली न्यूज है, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड खापलांग ने बोला कि भाई नागा पीस प्रोसेस में सारे नागा ग्रुप्स को मिलकर काम करना होगा। अभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट नागा ग्रुप जिसके साथ भारत की सरकार नेगोशिएट कर रही वो है NSCN-IM, यानी नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इसाक मोवैया फैक्शन। तो इशाक मोवैया फैक्शन के साथ लगातार हमारी भारत सरकार की बात हो रही है, नेशनल नागा पॉलिटिकल ग्रुप्स के साथ हमारी भारत सरकार की बात हो रही है, और ओवरऑल एक एग्रीमेंट फाइनलाइज हो गया था
लेकिन ये जो IMNSCN है, इसाक मोविया फैक्शन है, इसका बोलना है कि भाई नागालैंड का अलग झंडा होगा, नागालैंड का अलग संविधान होगा। अब इस बात के लिए केंद्र की सरकार तैयार नहीं हो सकती। ऑब्वियस ही बात है यार, अभी जम्मू एंड कश्मीर का हमने स्टेटस रिवोक किया है, अब हम नागालैंड को बोल देंगे कि ठीक है हम तुमको अलग झंडा दे रहे हैं, हम तुमको अलग संविधान दे रहे हैं, तो ये टेक्निकली और पॉलिटिकली पॉसिबल नहीं है। किसी भी स्टेट को अलग झंडा, अलग संविधान नहीं दिया जा सकता। देश का एक ही झंडा है, एक ही संविधान है। तो NSCN इसाक मोविया फैक्शन की इस डिमांड के चलते ओवरऑल नागा पॉलिटिकल प्रोसेस थोड़ा रुक गया है। एक फाइनल एग्रीमेंट साइन करने में देरी हो रही है। हालांकि बाकी जो नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप्स है ना, ये इस प्रकार की डिमांड को लेकर नहीं बैठे। ऑलरेडी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट भारत सरकार NSCN IM के साथ साइन कर सकती है अगस्त 2015 में, और NNPGs के साथ एक एग्रीड पोजीशन आ चुकी है नवंबर 2017 से। तो देखिए पीस तो मेंटेन्ड है नागालैंड के अंदर, लेकिन यहाँ पे NSCN खापलांग क्या बोल रहा है कि सारे नागा पॉलिटिकल ग्रुप्स मिल जाओ और एक ड्राफ्ट रखो, और वो ड्राफ्ट ये रखो कि हमारा फ्लैग, हमारा संविधान। तब जाके कुछ बेटरमेंट होगा, तब जाके जो केंद्र की सरकार है वो नागास के सामने झुकेगी। अभी नागा बटे नजर आ रहे हैं, इसलिए केंद्र की सरकार अपने हिसाब से चीजें चला रही है। वैसे मैं बता दूं, NSCN खापलांग को ऑलरेडी बैन कर रखा है भारत सरकार ने। बहुत सारे वॉयलेंट मूवमेंट्स में इन्वॉल्व हो चुके हैं। अगर आप देखो तो रिसेंटली ही नागालैंड के जो MLAs हैं वो दिल्ली जाने वाले, और वहां पे जाके यूनियन मिनिस्टर्स के साथ मिलेंगे, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ मिलेंगे। इसमें चीफ मिनिस्टर नेफ्यू रू ऑफ नागालैंड भी होंगे, इनके प्रेडेसेसर TR जलियांग भी होंगे। नागा पॉलिटिकल इशू को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की यहाँ पे कोशिश है। अब लेट्स सी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इनफैक्ट अगर आप देखो, नेफ्यू रू जो नागालैंड के चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने ये बताया था एट द पार्लियामेंट्री मीटिंग ऑफ नागालैंड असेंबली कि भाई देखिए, अगर हम नागा पॉलिटिकल इशू को रिजॉल्व नहीं कर पाए तो ये जो नागा पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनके पास वोट मांगने के लिए भी कुछ नहीं होगा जब 2023 के लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस आएंगे नागालैंड की। नागालैंड की क्राइसिस के बारे में बहुत कुछ आपको बता चुका हूँ। नागा इंसर्जेंसी किस प्रकार से काम कर रही थी, NSCN IM का क्या रोल था, नागा पीस अकॉर्ड कैसे साइन हुआ, गवर्नर RN रवि का क्या रोल था, फिर जब गवर्नर RN रवि को नागा पॉलिटिक्स से हटाया गया, क्यों हटाया गया, इन सब चीज़ों के रिस्पेक्ट में ऑलरेडी 2 वीडियोस बनी हुई हैं। इन दोनों वीडियोस को अगर आप चैनल पे देख ले तो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको पता चल जाएगी। GS पेपर 3 चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी में न्यूज़ आपको काम आएगी। अगली न्यूज़ है, बंगाल कोस्ट फेसेस मोस्ट एरोजन। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने लोकसभा में एक क्वेश्चन का जवाब दिया। इंडियन मेनलैंड, देखिए कोस्ट लाइन इंडिया के अंदर 2 है, एक तो मेनलैंड की कोस्ट लाइन, दूसरी लक्षद्वीप आइलैंड्स की कोस्ट लाइन, तीसरी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की कोस्ट लाइन। जो मेनलैंड की कोस्ट लाइन है इंडिया की, वो है 6907.18 किलोमीटर। इसमें से 34% कोस्ट लाइन में इरोजन हो रहा है, मतलब पानी लैंड के ऊपर आ रहा है, ठीक है ना। 26% कोस्ट लाइन में एक्रेशन हो रहा है, एक्रेटिंग हो रहा है, मतलब लैंड से सेडिमेंट पानी के अंदर जा रहे हैं और लैंड बढ़ रहा है। 40% कोस्ट लाइन स्टेबल है। और ओवरऑल ये पता किसने किया है, इसको ट्रैक कौन कर रहा है, तो नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च चेन्नई। ये एक अटैच्ड ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज का। 1990 से लेके 2018 तक के डाटा के हिसाब से ये ओवरऑल फिगर यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। 1990 से लेके अब तक रिमोट सेंसिंग डाटा की यूज करके और ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम की मैपिंग टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करके ये इरोजन, एक्रेटिंग नेचर बता रहा है। कौन? NCCR चेन्नई, नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च चेन्नई। बंगाल के रिस्पेक्ट में बताया जा रहा है कि बंगाल की 534.35 किलोमीटर की कोस्ट लाइन में 60.5% इरोजन है। केरला जो वेस्ट कोस्ट है, इसकी 592.96 किलोमीटर की कोस्ट लाइन में 46% में इरोजन है। तमिलनाडु की कोस्ट लाइन जो कि 991.47 किलोमीटर की है, इसमें 42.7% में इरोजन है। गुजरात जो कि सबसे ज्यादा कोस्ट लाइन रखता है इंडिया के अंदर, 1945.6, इसकी 27.06% कोस्ट लाइन में इरोजन है। यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी जिसकी कोस्ट लाइन है 41.66 किलोमीटर, इसकी 56.2% कोस्ट लाइन में इरोजन है। ये सब बातें यहाँ पे बताई गई। फिर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज का एक और ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज। इसने एक एटलस बनाया है कोस्टल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स मैप्स का। तो कोस्टल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स्ड मैप्स बना रखे हैं यहाँ पे इनकॉस ने। किसके बेसिस पे? सी लेवल राइज, कोस्टल स्लोप, शोर लाइन, कोस्टल एलिवेशन, कोस्टल जियोमॉर्फोलॉजी, वेव हाइट, मतलब कौन सा कोस्ट कितना वल्नरेबल है, इसका मैप बनाया हुआ है अलग अलग डाटा के बेसिस पे। वही डाटा इस्तेमाल किया गया है जो डाटा यहाँ पे NCCR के द्वारा इस्तेमाल किया गया है इरोजन और एक्रेशन को पता करने के लिए। तो ये सब बातें यहाँ पे हैं। जो 15वां फाइनेंस कमीशन बना था, इसने नेशनल डिजास्टर
रिस्क मैनेजमेंट फंड बनाया था, स्टेट डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड बनाया था, मिटिगेशन फंड बनाया था नेशनल स्टॉल लेवल पे, रिस्पांस फंड बनाया था नेशनल स्टेट लेवल पे, ताकि ये जो इरोजन और एक्रेशन की वजह से अगर कोई डिजास्टर आता है तो उसको टैकल किया जा सके। देखिए, वैसे तो 15th फाइनेंस कमीशन ने ये जो नेशनल डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड बनाया है और स्टेट डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड बनाया है, इसका एम्बिट बहुत बड़ा है। और इसका एक फैसेट ये है कि जो लो लाइंग कोस्टल एरियाज हैं, वहां पे अगर कोई मिशअप आ जाता है तो पीपल को लगातार रिहेबिलिटेट करो, क्योंकि सी लेवल्स राइज कर रहे हैं, पानी अंदर की तरफ आ रहा है, इरोजन हो रहा है, तो वो पानी अंदर की तरफ आ रहा है, तो अंदर जो लोग रह रहे हैं उनके लाइवलीहुड अफेक्ट हो रहे हैं, तो उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए पैसा चाहिए, और इसी के लिए नेशनल डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड और स्टेट डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड ये मदद कर सकते हैं। तो आज की डेट में इतनी ही न्यूज़ है दोस्तों। जीएस पेपर 3 कंजर्वेशन गवर्नमेंट पॉलिसी इंटरवेंशन में चीज़ आपको काम आएगी। एडिटोरियल में आपके लिए मैं और इंटरेस्टिंग आज 5 आर्टिकल्स लेके आऊंगा। विनीत सर डेली की बेसिस पे वन लाइनर करंट अफेयर्स बना रहे हैं, उसको भी देख लीजिए, दे विल बी स्पेसिफिकली हेल्पफुल टू यू। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक और शेयर करके जाना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, दोनों ही चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एंड इफ पॉसिबल फ्रेंड्स, क्लिक द ज्वाइन बटन, दैट इज स्पेसिफिकली वेरी हेल्पफुल। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।